आपने जो आपत्ति दर्ज कराई उस पर आलोक अवस्थी जी से मैं ले लेता हूं जवाब। आपने जो आपत्ति दर्ज कराई उस पर आलोक अवस्थी जी जवाब देंगे। आलोक अवस्थी साहब कहिए। अभी पार्टी की सरकार में 700 से अधिक दंगे हुए थे। कोई भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जहां पर हिंदुओं के जुलूसों पे, उनके त्योहारों पे पथराव, आगजनी, वहां पर जो है उनकी मूर्तियों को न लगने देना, विसर्जन का रास्ता रोक देना, समाजवादी पार्टी के समय पे ये बहुतायत में हुआ है। हमारी सरकार में आप पत्थर फेंक के तो देखिए, हाथ तोड़ देंगे आपका। और जितने भी जो है दंगाई हैं आज बिल के अंदर घुसे हुए, इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की यहाँ पे सरकार है और हम कानून के राज का पालन कराना जानते हैं। लेकिन जहां तक आप बॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं, ये अंकिता को जो है घर के अंदर शाहरुख और नईम ने जला करके मार दिया था और बॉब लिंचिंग करके तो आपके लोग कहां चले गए थे? सचिन और गौरव की हत्या कबाल टाउन में, वहां पे मुजफ्फरनगर में कर दी गई थी, जिसके लिए के बदले में 62 लोग मारे गए दंगे के अंदर। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मारने वाले दंगाइयों को जो है लखनऊ हवाई जहाज बुला करके यहाँ पे खीर और पूरी खिलाई गई थी। पूछिए उनसे, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता बताया हमको महाराष्ट्र के अंदर उमेश कोहली की हत्या क्यों कर दी गई, मास्टर कन्हैया लाल का गला क्यों रेत दिया गया, साधुओं की मॉब लिंचिंग पालघर में क्यों करी गई थी, और कमलेश तिवारी का क्या कसूर था कि घर पर वो अपने जा रहे थे और उनका गला रेत दिया गया। आप कहते हैं मॉब लिंचिंग नहीं हुई है। आपको तो खाली खेताराम और रकबर खान की बात है, बताता हूं मुझे, आपके राजस्थान की बात है। दोनों लोगों की सेम डे मॉब लिंचिंग होती है, दोनों की हत्या हो जाती है। रकबर खान के घर वालों को 50 लाख रुपया मिलता है, जुडिशियल इंक्वायरी मिलती है, राहुल गांधी का फोन पहुंचता है। लेकिन खेताराम के घर पे 2 लाख का मुआवजा दिया जाता है, कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती है और कोई राहुल गांधी वहां पर जाके धरने प्रदर्शन में नहीं बैठते हैं। तो यह जो बड़ा अंतर आप लोगों ने किया है, जो आपका जो घमंडिया गठबंधन है, चाहे कांग्रेस हो चाहे आपकी जो और अन्य पार्टियां जो साथ में समाजवादी पार्टी भी शामिल है, ये आपने तुष्टीकरण करके देश के अंदर एक बहुत बड़ा जो है आपने लकीर खींच रखी है। आप हर भारत के कानून का विरोध करते हैं इसलिए कि कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए। हम मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम करते हैं, आप उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके भड़काने का काम करते हैं, इसलिए आज आप हाशिए से बाहर हैं। आम मुसलमान जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है। आज देश में जब दंगे होते थे तो खाली हिंदुओं का नुकसान नहीं होता था, मुसलमानों का भी नुकसान होता था, उनके भी रोजगार और सारे बंद हो जाते थे। उसके लिए आप लोग जिम्मेदार है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण देश को दंगों में आपने झोंका था। आज उत्तर प्रदेश में दंगा क्यों नहीं होता है? आज हिम्मत क्यों नहीं पड़ती कि पत्थरों जाके चलावे और लाठी चलावे और गोली चलावे जुलूसों के ऊपर? क्योंकि मालूम है कि आज जवाब मिलेगा और उसके बाद जो बुलडोजर चलेगा कानून का, वो आपके उसकी आग से आप खुद जलेंगे। इसलिए आज आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पे जो है कोई कानून का हाथ आप तोड़े इसको। विजय जी, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है दंगे नहीं हुए, और दंगे नहीं हुए ये क्या अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि समाज का हर वर्ग जो है वो कानून का पालन करेगा, सभी के लिए कानून एक तरीके से काम कर रहा है और सरकार के लिए दोनों पक्ष या जितने पक्ष हैं वो सब बराबर हैं। क्या ये सबूत है और ये क्या ये दर्शाता है कि दंगे नहीं हुए? ये मुझसे सवाल है? जी सर। देखिए, कानून व्यवस्था में सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि पुलिस का इकबाल बुलंद हो, और उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पे पिछले कुछ अरसे से ये पुलिस की जो कार्रवाइयां हैं अपराधियों के खिलाफ बहुत सख्त हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, कहीं रंजिश की वजह से, कहीं भूमि विवाद की वजह से, या कई बार सड़क रोड रेस की वजह से कई तरीके से हो जाती हैं। लोगों में वो जो टालने की ताकत है, यानी कि इग्नोर करने की जो ताकत है, कम हो गई है। जल्दी से लोग झगड़ना शुरू करते हैं, झगड़ा बढ़ जाता है। इस तरह के बहुत से अपराध हुए, और जो चोरी, छिनैती, डकैती या कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, मैं तो ताजुब करता हूं कि उत्तर प्रदेश में आंकड़े तो अवस्थी जी बता सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे मुझे लगता है कि पिछले 6 साल में 7-8 हजार लोग ऐसे होंगे जो पुलिस की मुठभेड़ में पैरों में जिनको गोली लगी है। और इतनी बड़ी तादाद में लोगों के पुलिस कार्रवाई के बावजूद घटनाएं हो जाती हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश 24-25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है, और घटनाएं हो जाती हैं। इसकी वजह क्या है? एजुकेशन सिस्टम का न होना, एजुकेशन सिस्टम ठीक न होना, लोग पढ़ते नहीं है, लोगों में जागरूकता नहीं है। नहीं विजय जी, मैं ये जानना चाहता हूं, चूंकि मुस्लिमों की बात हो रही है, तो अपने भी सर मुस्लिमों की बात हो रही है, तो मैं ये जानना चाहता हूं, जो बर्क साहब कह रहे हैं कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, दबा करके रखा जा रहा है,
तो दंगे अगर होते, एक पक्षीय कार्रवाई होती, तब ये बात कहते ना, दंगे हुए नहीं, कोई भी पक्ष सताया नहीं गया, प्रताड़ित नहीं किया गया। तो क्या ये घोतक है कि भाई उत्तर प्रदेश में मुस्लिम भी उतनी आजादी के साथ रह रहे हैं, उतनी आजादी उन्हें भी है जितना हिंदू है, या फिर बाकी धर्म के लोगों को मिली आजादी? देखिए, बर्क साहब पॉलिटिशियन हैं और बहुत ही मजे हुए राजनेता हैं। उनको पता है क्या कहने से उनके साथ लोगों का, उनका पोता भी विधायक है और बहुत ही डिसेंट पर्सनालिटी है उसकी, बहुत अच्छे से बात करते हैं। बर्क साहब भी यूं ही जब बात करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि राजनीति की चाबी कहाँ है और उसे कब घुमाना है। तो बर्क साहब की इसमें महारत है। आप देखेंगे अगर पिछले 5-6 साल के उनके बयानात उठा के, तो एक फिक्स टाइमिंग या फ्रीक्वेंसी उसकी होती है और उस हिसाब से बयान दे देते हैं। और ज़्यादातर बयान उनके मुस्लिम मसाइल पे होते हैं। बर्क साहब के बयान आम आदमी के लिए, लोगों के लिए बहुत कम आपको मिलेंगे कि जनरल कभी वो हिंदुओं के बारे में कोई बात की हो या आम आदमी की बात किए हो, ऐसा बहुत कम मिलेगा। जब भी वो मुंह खोलते हैं निश्चित तौर पे उसमें एक फ्रिक्वेंसी फिक्स है और उसमें मुस्लिम्स के ही मामले ज़्यादा उठाते हैं। संभल सीट भी ऐसी है कि जहां पर अगर आप मुस्लिमों की बात नहीं करेंगे तो जीतना बहुत मुश्किल है। तो तारिक साहब, क्या ये मानेंगे कि सिर्फ ये वोट के लिए ये बयान दिया गया? देखिए, आपने बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुनी, उसमें पहलू खान का जिक्र नहीं आया कि पहलू खान की भी मॉब लिंचिंग हुई। मैं ये कह रहा हूं कि कमलेश तिवारी का भी नाम आना चाहिए और पहलू खान का भी नाम आना चाहिए, और ये जिम्मेदारी डबल हो जाती है जब सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसी बात करते। और आपका सवाल वही घूम के वापस आ जाता है जो आपने सवाल किया था कि क्या मुसलमान ऐसा सोच रहे हैं, तो सोचने पे ये खुद मजबूर कर देते हैं। इनके प्रवक्ता टीवी पे बैठकर ऐसा कह देते हैं और एक वोट को पोलराइज करने में कामयाब हो जाते हैं। ये जिम्मेदारी इनकी बननी चाहिए कि दोनों लोगों का नाम लेना चाहिए, मगर समाजवादी पार्टी की यह जिम्मेदारी है और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दोनों गलत है। ये तारिक खान साहब पोलराइज क्यों हो जाते हैं? नहीं, ऐसी बातों पर तारिक खान साहब मैं समझना चाहता हूं, ऐसी बातों पर एक धड़ा पोलराइज क्यों हो जाता है? क्या पिछली सरकारों में तुष्टीकरण की कार्रवाई हुई, और अगर हुई तभी तो पोलराइज होता है, अगर नहीं हुई तो पोलराइज क्यों होगा? तो आप क्या बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं? बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। अभी ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, अब निकलो, अब बताते हैं। तो आप बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तब हो रहा था तो आप भी कर रहे हैं। ये क्या सरकार अलाउ कर रही है क्या इस चीज को? इसमें भी मंथन कर लीजिए। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। आप कह रहे हैं, मैं आगे बढ़ जाता हूं आपके कहने पर। तो अब आप बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो, अब आप बराबर कर रहे हो इसका, तो आप तो खुल के कह रहे हो कि हम बराबर कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है सरकार चलाने। चलिए, मैं तो इस बात के आगे बढ़ गया, एक स्टेप आगे बढ़ गया, बहुत बड़ी बात है। चलिए मान लेता हूं। तो आपने कानून का राज किया, आपने कमलेश तिवारी, पहलू खान, दो ही लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त इतना ही था इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बर्क साहब को लगता है कि देश में मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, लेकिन वो जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि वो एक वर्ग को, यानी कि मुस्लिमों को ये डर दिखा करके कि बीजेपी आएगी तो आप सताए जाएंगे, जैसा अभी सताया जा रहा है, जो बताते हैं वो, और इसके आधार पर वो चाहते हैं कि वोट जो है बीजेपी के खिलाफ पड़े, समाजवादी पार्टी को पड़े। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।